हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग ग्रुप 16 का जो है प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज में जैसे हमने ग्रुप 15 के प्रॉपर्टीज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताया था, एटॉमिक साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइज एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सारी चीजें यहाँ पर भी पढ़ना है। और लगभग ट्रेंड वही है, तो हम लोग एक करके देखते चलते हैं और क्विक स्कोर देखते हैं। एटॉमिक साइज, आपको बताया था वहां पे हर ग्रुप की ये बात है, टॉप टू बॉटम चलते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। टॉप टू बॉटम चलने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है। और कारण बताया था ड्यू टू नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, इसलिए साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। आपको हमने ये भी बताया था जैसे ही डी और डी एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होता है, साइज का वेरिएशन क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। साइज का वेरिएशन स्मॉल हो जाता है, हमने ये भी बताया था। आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ये सब चीजें याद रहनी चाहिए आपको। आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, size variation becomes small. Size variation becomes क्या हो जाता है, स्मॉल। जो साइज का वेरिएशन हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक, साइज वेरिएशन स्मॉल होने का कारण क्या है, बिकॉज बी एंड एफ ऑर्बिटल shows poor screening effect. ठीक है, डी एंड एफ ऑर्बिटल जो है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज। न्यूक्लियर फोर्स ऑन बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, और जब न्यूक्लियर फोर्स बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज करेगा तो साइज ऑटोमेटिक क्या होगी, डिक्रीज करेगी। एंड साइज, ये सभी चीजें बताया है हमने, वही चीज है, बस ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, अगर ग्रुप 16 के एलिमेंट की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम चलेंगे तो साइज का वेरिएशन स्मॉल होगा। जैसे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं, डेटा आप देखिए, उसमें ऑक्सीजन दिया गया है, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऑक्सीजन का जो रेडियाई दिया गया है, आप देखिए, ऑक्सीजन का लिया गया है 66, सल्फर का है 104, सिलेनियम का है 117, टेलुरियम का है 137 और पोलोनियम का है 146। अब आप खुद देखिए, साइज का वेरिएशन यहां से यहां देखिए कितना डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लगभग 38, क्यों, 38 पिकोमीटर का डिफरेंस यहां से यहां तक। लेकिन यहां से यहां का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, 13 पिकोमीटर का डिफरेंस। ठीक है भाई, यहां से यहां तक का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, 20 पिकोमीटर का डिफरेंस। और यहां से यहां तक का देखिए तो 9 पिकोमीटर, यानी 9 पिकोमीटर का डिफरेंस। तो यहां अगर आप चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां नॉर्मल सीक्वेंस, साइज के डिग्री क्या है, साइज के इंक्रीज करने का जो नॉर्मल सीक्वेंस है। लेकिन यहां से यहाँ डी ऑर्बिटल आता है, मालूम है ना। जैसे ही देखिए, जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे 3D आ जाएगा, फिर नीचे चलेंगे 3D 4D इसमें होगा, या 4F भी आ जाएगा। तो F और D दोनों आने की वजह से साइज का वेरिएशन कम हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल आने की वजह से साइज का वेरिएशन क्या हुआ है,
कम हुआ है। यहाँ 3D आ गया, यहाँ 4D आ गया। साइज का वेरिएशन एक नॉर्मल सीक्वेंस में आपको दिखाई देगा। तो साइज का वेरिएशन इरेगुलर होने का यही कारण है कि इसमें ना डी और ना एफ, एक नॉर्मल सीक्वेंस है, नॉर्मल सीक्वेंस यही लग रहा है। फिर यहाँ से यहाँ चलने में 13 पिकोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ चलने पे डी आ गया, और डी ऑर्बिटल क्या शो करता है, पुअर स्पिनिंग इफेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ चलने पर नॉर्मल सीक्वेंस है, फिर यहाँ से यहाँ आ गया एफ और डी दोनों आ गया, इसलिए साइज का वेरिएशन और स्मॉल हो गया। बस यही चीज है। इसमें क्या होगी, डिक्रीज करेगी। क्यों, साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है ना। साइज और आयनिसाइड एनर्जी का संबंध जो होता है हमेशा इनवर्स होता है, मालूम है ना, ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो जैसे साइज का वेरिएशन होगा वैसे आयनिसाइड एनर्जी का भी वेरिएशन होगा। साइज और आयनिसाइड एनर्जी एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये ध्यान दें। साइज इंक्रीज करना, आयनिसाइड एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है ना। इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, बात तो यही है। बस न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी। लेकिन अगर ग्रुप 15 से इसकी तुलना करिए, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज करती है ना। लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो आयनिसाइड एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम है ग्रुप 15 की आयनिसाइड एनर्जी हाई होती है और ग्रुप 16 की आयनिसाइड एनर्जी लो होती है। वाई, कौन बताएगा, ऐसा क्यों, उल्टा होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गुड, वेरी गुड। देखो ग्रुप 15 में हाफ फील्ड पाया जाता है, यानी देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np3 और इसका होता है NS2Np4। ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देखिए S का मतलब ये हो गया, P3 का मतलब हाफ फील्ड हो गया, और यहाँ पे S का मतलब ये हो गया, P4 का मतलब हो गया ये हो गया। ठीक, तो ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड हमेशा क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, और जो स्टेबल होता है उसकी आयनिसाइड एनर्जी क्या होती है, हाई। ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसलिए इसकी आयनिसाइड एनर्जी क्या होगी, लो। अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए इसकी आयनिसाइड एनर्जी हमेशा क्या होगी, लो होगी। ध्यान दीजिएगा। हो गया। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है, देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना कर दिया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना कर दिया। नाइट्रोजन की कहा है पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाई है, ऑक्सीजन की पहली आयनाइजेशन एनर्जी जो है लो है, नाइट्रोजन की दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लो है, और इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी हाई है। क्वेश्चन देखिए, वाई, ये क्वेश्चन ठीक है ना। ये क्वेश्चन हो गया कि नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन, भाई नाइट्रोजन किस ग्रुप का मेंबर है, कौन से ग्रुप का मेंबर है नाइट्रोजन, 15।
नाइट्रोजन ग्रुप 15 का, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का। तो अब आप समझ लीजिए चल रहा है। एक रीजन तो आपको नीचे ही दिया गया है, एक रीजन तो दिया गया है ना, यही रीजन है उसका। IE1 का रीजन, IE1 का मतलब जान रहे क्या है? क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसकी बात हो रही, उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जब हम पहला, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2 हो जाएगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पे आप देखिए रिवर्स हो जाएगा कन्फिग्रेशन। यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करिए, यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम करिए, अपने आप कन्फिग्रेशन आपका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। अब ये हाफ फील्ड हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये लूज कर देगा तो क्या बचेगा? 15 तो हो जाएगा। 15 का मतलब ये ना, और ये 14 हो जाएगा। 14 का मतलब ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो देखिए नाइट्रोजन में जो है हमने देखो यही बताया, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP3, नाइट्रोजन प्लस हो गया और इलेक्ट्रॉन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? NH2NP2 ना। अब यहां देखिए, अभी तक तो ये हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड था ना, और ये क्या होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल। इसलिए इसकी IE1 क्या होगी? वो हाई हो। अब यहां पे क्या है? ये क्या है? ये IE1 यही तो हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब यहां से आप निकालिए N+2 बनाइए, तो इसे क्या कहेंगे? IE2। तो ये क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? देखिए इसको थोड़ा हटा दे, जगह ले ले, यही बता दे रहे। अब इसका देखिए, ये अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसका IE2 क्या होगा? लो होगा। इसकी IE2 वैल्यू क्या होगी? लो होगी ना, क्योंकि अनस्टेबल है। अरे भाई, अनस्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको कम एनर्जी खर्च करनी है। तो और यहाँ पे ऑक्सीजन के केस में देखिए, अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का 8 होता है, ये हो जाएगा NH2NP4। तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो इसका IE1 क्या होगा? लो है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, O+ बन जाए, तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2NP3। अब ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड ना, हाफ फील्ड हो जाएगा ना। अब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हाफ फील्ड हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा स्टेबल हो गया। और जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाएगा तो इसकी IE2 क्या हो जाएगी? हाई। ठीक है भाई, यहां से ये आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर कर दिया। ये प्रोसेस जो होगा आपका IE1। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इस बात पे डिपेंड करते हैं। ये डायरेक्टली डिपेंड करता किस पे? मॉलिक्यूलर वेट पे, मॉलिक्यूलर साइज पे, सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ज्यादा, वांडर वाल फोर्स, सब एक दूसरे से रिलेटेड। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट, देखिए मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा तो साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो वांडर वाल फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब है अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पर यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो सरफेस एरिया भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। वांडर वाल फोर्स भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा। पोलोनियम का इस्तेमाल दिखाएंगे। पोलोनियम रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमेशा क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, बहुत कम हाफ लाइफ, उनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, तुरंत डिकम्पोज करते रहते हैं।
इसलिए पोलोनियम का उन्होंने दिखाया होगा स्मार्ट। अगर सीक्वेंस देखिए तो पोलोनियम का कम किया होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा पहले वाले से ना, देखा होगा नहीं? देखिए टेबल में नहीं सर, कम करें। अरे 35 नहीं है, 1235, 520 मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग ना। तो पोलोनियम रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमेशा अनस्टेबल रहते हैं, वो कंटिन्यूअस इवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस इनविजिबल रेज इवॉल्व करते हैं। तो पोलोनियम जो है अनस्टेबल होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव इन नेचर होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सीक्वेंस तो वैसे ही, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वही। चल जाए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइए, तो इसी में आ जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं इधर। अब नेक्स्ट आइए, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने जानते ही, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन आता है? इसमें ऑक्सीजन आता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम चलने पर, टॉप टू बॉटम चलने पर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वह डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज जो होता है वो इंक्रीज करता है, ये बेसिक। और आपको मालूम है ऑक्सीजन जो होता है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5 होती है। इतना वाइट हो जा रहा है किसमें? अभी नहीं हुआ, बीच में फ्लैश मारी दिया, ठीक है भाई। तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या है? 3.5। इसका मतलब है अगर आप नाइट्रोजन की बात करें 3 होता है, ऑक्सीजन की 3.5 और फ्लोरीन की कितनी होती है? 4। ये ध्यान रखिएगा। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितने भी होंगे ऑक्सीजन से कम ही होंगे, तो नीचे चलने पर 3.5 से नीचे ही आएगा। 3.5 क्या 3 से भी नीचे आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन तो सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ठीक। अब ग्रुप 15 से आप देखिए 15 और 16 की तरफ चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? 15 और 16 की तरफ अगर चल रहे हैं तो साइज क्या हो रही है भाई? साइज डिक्रीज कर रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 हो रहा है ना। यही तो बोलते हैं आप ना कि 15 से 16 की तरफ चलिए तो लेफ्ट टू राइट हो गया, और यहाँ पे साइज डिक्रीज करती है, यानी 16 की साइज छोटी होगी 15 की अपेक्षा, तो साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो 15 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन है 3 है होता है, ऑक्सीजन 3.5 है 16। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज डिक्रीज कर। इसी में एक पॉइंट आउट दिखा लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो मेटल का मतलब जान ही रहे हैं। मेटालिक कैरेक्टर मतलब क्या हुआ? कौन कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता। तो इसका मतलब है सबसे ऊपर वाला तो सबसे छोटा है तो उसमें न्यूक्लियर फोर्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी किसकी सबसे ज्यादा होगी? सबसे नीचे वाली। तो इसका मतलब है मेटालिक कैरेक्टर किस पर बेस्ड है?
बेस्ड ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, हाई। यही है। तो टॉप टू बॉटम चलने पर आपने अभी बताया ही है, पहले भी पढ़ चुके हैं, साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है। तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये सीधा सीधा होगा, एक दूसरे से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा को रिलेट कर लीजिए आप, बस बात तब तक क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलोनियम है, सेलेनियम है, टेलुरियम है और पोलोनियम, ये सब कैसा बिहेवियर शो करते हैं, नॉन मेटल। सब क्या है, ये सब के सब नॉन मेटल होते हैं और ये कुछ ना कुछ मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। पोलोनियम जो है ये कुछ ना कुछ मेटालिक इन नेचर होता है। एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी चाहे जो कहिए, क्या होता है इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। अरे पढ़ित हो गया है, नीति बताओ। एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड एटम में ऐड करें तो एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रॉन में। उनको बता रहा है। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम को लीजिए और आइसोलेटेड गैसेस एटम के बैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन जैसे इंटर करे, वहां जैसे ही देखिए हमारा हाथ इससे टच कर रहा है ना, तो हमारी जैसे ये हमारा हाथ इससे टच किया, अगर टच किया तो यहाँ एनर्जी निकली। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस सेल में इंटर करता है तो वहां से एनर्जी निकलती है, और जो एनर्जी निकलती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी कोई भी आइसोलेटेड गैसेस एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अभी देखो हम बनाते हैं, दिखाते हैं आपको, डायग्राम से दिखाते हैं, आपको आइडिया हो जाए। जैसे देखिए ये न्यूक्लियस है, बोलो नहीं, ये बैलेंस सेल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये, इसे हम लोग आइसोलेटेड गैसेस एटम मान ले रहे हैं। ठीक है, वो ऐसे ले लिया, कट हो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, हम ऑक्सीजन एक ले रहे हैं। ठीक है, ये बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, 6। आरसीएम बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब देखिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, ये अपकमिंग इलेक्ट्रॉन इसके बैलेंस सेल में इंटर करने जा रहा है। ठीक, तो इंटर करने पर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, लेकिन लेना ही बड़ी बात नहीं होती, इस इलेक्ट्रॉन को वहां रुकना भी चाहिए। जैसे आप बैठे हैं किसी, जैसे सीट पे बैठे हुए हैं, सपोज करिए सीट पे आकर बैठ गए, लेकिन बगल वाला जब आपको खिसकाना शुरू किया, हटो आओ उधर चलो, आओ उधर चलो, नीचे गिर जाओगे, हैं? ये जरूरी है कि आपको आने के बाद यहाँ बैठना भी है। अगर आप रुकेंगे तभी तो काम है, अगर आपको हटा दिया जो इसके इलेक्ट्रॉन, तब कोई मतलब नहीं था, तो आप वापस चले गए ना। तो यहाँ कंडीशन यही है कि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अब देखो न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हो, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7, और इसमें एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। और ये आपका हो जाएगा, ऐसे देखिए
जैसे मान लीजिए O है गैस है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो O माइनस बन गया गैस, और यहां एनर्जी क्या हो गई, रिलीज हुई, और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बात समझ आया ना। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के वैलेंस सेल में, ये वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में जब एक इलेक्ट्रॉन को आप ऐड करते हैं, तो जब एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वैलेंस सेल से क्या होगा, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। तो इसका मतलब है आइसोलेटेड गैसेस न्यूट्रल एटम का एनर्जी और इसकी एनर्जी दोनों का डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई इसकी एनर्जी कुछ है और इसकी एनर्जी अब कुछ हो गई, इलेक्ट्रॉन आने पे इसकी एनर्जी कम हो गई ना, क्योंकि एनर्जी कुछ निकल रही है ना। तो इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस जो होगा वही क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यही चीज आप लोग कहते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when an electron are added into the valence cell of an isolated gaseous atom, called इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, called इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ठीक है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा तो यहां एनर्जी रिलीज हो रही है, ये कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक ना, एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही तो होगा भाई। अगर किसी प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखना चाहें, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर लिखना चाहें तो बराबर ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो अगर ये प्लस में है तो ये क्या होगा, माइनस में। दोनों का साइन इस तरह से रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, मालूम है ना। ऐसा क्यों, ऐसा ये सिचुएशन क्यों हो रहा है। अरे भाई ऑक्सीजन छोटा है ये तो जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा ये भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन लिया और लेने, पहला तो ये तो फिक्स है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन जो है, अगर ऑक्सीजन एक, देखो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 6, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, O माइनस 2 7 हुआ। तो ये तो इसी पे रुकेगा नहीं ना, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लेना चाहेगा, क्योंकि इससे क्या हो जाए, O2 माइनस और 2 और 8 हो जाए, 2 8 हो जाए, ऑक्टेट पूरा हो जाए तो स्टेबल हो जाए। बात समझ आ रहे ना। पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या आएगा, O माइनस सिर्फ आएगा ना, पहला क्या आएगा, O माइनस आएगा, O माइनस मतलब 2 7, 7 को 8 होने में एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने की वो स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी शो करेगा। लेकिन ऑक्सीजन की साइज देखो, ऑक्सीजन की साइज छोटी होती है और ये O पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव निगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, वो इलेक्ट्रॉन आएगा दूर भागेगा, उसके बैलेंस सेल में जा ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन और निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और उनके रिपल्सन को कम करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एनर्जी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक सीट है और उस सीट पे 4 लोग बैठे हुए, ध्यान दीजिएगा। कोई एक लड़का आता है और वो आकर के आता है क्लास में, कहता है सर हम भी बैठेंगे, तो हम कहते जाओ वहीं जहाँ 4 लोग हैं बैठ जाओ। बैठे तो जो वहां 4 लोग हैं, ध्यान दीजिएगा, जो वहां 4 लोग पहले से हैं उसको ढकेलना शुरू किए, हटो आओ तो चलो, आओ तो चलो। ये क्या है, यही इलेक्ट्रॉन रिपल्सन जो हम आपको बता रहे हैं। तो रिपल्सन हो रहा है,
धीरे धीरे उसको खसकाते एक स्टेज ऐसा है उसको ढकेल देंगे नीचे गिरे, तो वो चिल्लाएगा सर देखिए ढकेल रहे हैं, तो फिर क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। रिपल्सन को कम करना है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी। एक तमाचा खींच के मारे तो सरके ऐसे कि 2-4 लोग और बैठ सकते, इतना सरक गए एक के ऊपर। तो क्या हुआ, ये रिपल्सन को कम करने का तरीका है। तो यहाँ पे यही चीज हुआ, इनके बीच में रिपल्सन हो रहा है। ये रिपल्सन को कम करना है तो हमें बाहर से हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब रिपल्सन ज्यादा होगा ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, और हीट जब सप्लाई करेंगे तो वो रिपल्सन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ले करके O2- बना देगा। लेकिन उस दौरान हमें एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ी, +780 किलो जूल। ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो अगर नेट प्रोसेस देखें, दोनों को जोड़िए तो माइनस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो टोटल वैल्यू आएगी लगभग कितनी आ रही है, 650 के लगभग आएगी, 650 के लगभग आएगी ना, लगभग 650। हम कह रहे हैं अरे 100 कम हुआ, 40 कम हुआ, 640 लगभग आ रहा है 638 जो भी आ रहा है, तो लगभग 640 के लगभग आ रहा है। 640 किलो जूल एनर्जी जब सप्लाई करेंगे तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो ही ये कैसा प्रोसेस हो गया, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस। बात समझ में आया क्यों हुआ, हमने क्या कहा, बोल तो दिया है, भगवान मालिक है, तुम लोग को समझ में आया नहीं है। कहानी तो बहुत सुनाया। नेगेटिव चार्ज इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो सप्लाई करते हैं आप एनर्जी टू मिनिमाइज रिपल्सन। ठीक है, एनर्जी सप्लाई करते हैं मिनिमाइज हो जिससे रिपल्सन। ठीक, दैट्स वाई सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। ये 11 का क्वेश्चन है मेरे लाल, अगर आपने पढ़ा हो 11 ठीक से, ना पढ़ा हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बातों को डील कर लीजिए, बाकी की बातें नेक्स्ट डे। थैंक यू।